आज की हमारी ये कथा एक ऐसे ही साधारण मनुष्य की है जिसका नाम था सिद्धन। सिद्धन कोई राजा या राजकुमार नहीं था, वो एक साधारण शिल्पकार था जो मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाता था। वो अनंतगढ़ नाम के एक पुराने राज्य के बाहरी इलाके में बसे एक छोटे से गांव कल्पग्राम में रहता था। कल्पग्राम के लोग सीधे साधे थे, लेकिन सिद्धन उन सब में सबसे ज्यादा मेहनती था। वो सुबह के सूरज निकलने से पहले अपनी चाक घुमाना शुरू कर देता और रात के अंधेरे तक मिट्टी से खेलता रहता। सिद्धन की एक छोटी सी कुटिया थी, उसमें उसकी पत्नी गोमती और उसके 2 मासूम बच्चे रहते थे। सिद्धन के पास एक बूढ़ा और वफादार बैल था जिसका नाम था नंदी। नंदी ही सिद्धन का एकमात्र सहारा था। उसी की पीठ पर लादकर सिद्धन अपने बनाए हुए मिट्टी के पात्रों को दूर दूर के बाजारों में बेचने जाता था। नंदी और सिद्धन का रिश्ता केवल मालिक और जानवर का नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। लेकिन दोस्तों, जिस कल्पग्राम में ये सब रहते थे, वहां एक बहुत बड़ा खौफ छाया हुआ था। गांव के पास ही एक बहुत घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे छायावन कहा जाता था। उस जंगल के बारे में मशहूर था कि वहां एक ऐसा हिंसक पशु रहता है जिसे लोग रक्त पशु कहते थे। वो कोई साधारण बाघ या शेर नहीं था। लोग कहते थे कि वो बहुत विशाल था, उसकी आंखें आग की तरह जलती थीं और उसकी एक दहाड़ से ही कमजोर दिल वाले इंसान के प्राण पखेरु उड़ जाते थे। उस रक्त पशु ने पिछले कई महीनों से कल्पग्राम में कोहराम मचा रखा था। वो रात के अंधेरे में आता और किसी न किसी के मवेशी को उठा कर ले जाता, कभी गाय, कभी बकरी, तो कभी किसी का बैल। गांव वाले इतने डरे हुए थे कि सूरज ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कोई भी रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या राजा ने कुछ नहीं किया? राजा चंद्रसेन बहादुर तो थे, लेकिन वे अपनी सीमा पर हो रहे युद्धों में उलझे हुए थे। उन्होंने कई शिकारी भेजे, लेकिन वो रक्त पशु इतना चालाक था कि वो हर बार जाल काटकर निकल जाता। वो किसी के हाथ नहीं आता था। अब असली कहानी पर आते हैं। एक दिन की बात है, सिद्धन दिन भर काम करके बहुत थक गया था। उस दिन उसने बहुत सुंदर कलश बनाए थे, क्योंकि अगले दिन राज्य में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। शाम हुई, आसमान में काले बादल घिरने लगे। सिद्धन ने जल्दी जल्दी अपना काम समेटा। वो इतना थक चुका था कि उसने अपने बैल नंदी को अस्तबल के अंदर बांधने के बजाय घर के बाहर एक पुराने नीम के पेड़ से ही बांध दिया। सिद्धन ने सोचा, आज बहुत थकावट है, नंदी को यहीं बांध देता हूं, सुबह जल्दी उठकर अंदर ले जाऊंगा। यही सिद्धन से सबसे बड़ी गलती हुई। वो अपनी थकावट में ये भूल गया कि बाहर खतरा है। वो अपनी कुटिया में गया, रूखी सूखी रोटी खाई और जैसे ही उसका सिर बिस्तर पर लगा, वो गहरी नींद में सो गया। लेकिन बाहर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाने को तैयार थी। रात के दूसरे पहर में एक बहुत भयानक तूफान आया। ऐसी बारिश शुरू हुई जैसी कल्पग्राम के लोगों ने सालों से नहीं देखी थी। बिजली कड़क रही थी, हवाएं ऐसी चल रही थीं जैसे पेड़ों को जड़ से उखाड़ देंगी। उसी तूफान के शोर में सिद्धन की नींद खुली। उसे अचानक याद आया कि उसका नंदी तो बाहर बंधा है। सिद्धन घबरा गया। वो अपनी पत्नी गोमती से बोला, गोमती, बाहर देखो कैसा तूफान है। नंदी अकेला भीग रहा होगा, वो डर रहा होगा, मुझे उसे लेकर आना चाहिए। गोमती ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा, स्वामी, बाहर बहुत अंधेरा है, बिजली गिर रही है, नंदी वहीं ठीक है, आप बाहर मत जाइए। लेकिन सिद्धन नहीं माना। उसे नंदी की चिंता थी। वो एक पुराना टाट का टुकड़ा ओढ़कर बाहर निकला, लेकिन बाहर जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। नीम के पेड़ के पास नंदी नहीं था, सिर्फ टूटी हुई रस्सी पड़ी थी। सिद्धन चिल्लाया, नंदी, नंदी, लेकिन तूफान के शोर में उसकी आवाज दब गई। सिद्धन को लगा कि नंदी बिजली के कड़कने से डर गया होगा और रस्सी तोड़कर भाग गया होगा। उसे डर था कि कहीं नंदी जंगल की तरफ न चला जाए। अगर नंदी जंगल चला गया तो वो रक्त पशु उसे मार डालेगा। सिद्धन बिना सोचे समझे उस काली अंधेरी रात में मूसलाधार बारिश के बीच नंदी को ढूंढने निकल पड़ा। अब ध्यान दीजिए, यहीं से किस्मत अपना खेल शुरू करती है। सिद्धन कीचड़ में लथपथ, बारिश में भीगता हुआ गांव की गलियों में भटक रहा था। वो हर झोपड़ी के पास जाकर देखता, लेकिन उसे नंदी कहीं नहीं मिला। भटकते भटकते वो गांव की सीमा पर पहुंचा, जहां एक पुरानी और टूटी हुई सराय थी। वो सराय सालों से वीरान पड़ी थी। उसी सराय के एक अंधेरे कोने में वो भयानक रक्त पशु, यानी वो विशाल बाघ, बारिश से बचने के लिए छिपा हुआ था। वो भी उस तूफान से परेशान था और सुस्ता रहा था। सिद्धन वहां पहुंचा। बिजली कड़की और उस हल्की सी रोशनी में सिद्धन को सराय के अंदर एक बड़ी सी परछाई दिखी। सिद्धन को लगा कि वो उसका बैल नंदी है। सिद्धन गुस्से से भर गया। उसे लगा कि वो इतनी देर से बारिश में भीग रहा है और उसका बैल यहाँ आराम से छिपा बैठा है। सिद्धन इतना गुस्से में था कि उसे दिखाई ही नहीं दिया कि वो बैल नहीं बल्कि साक्षात मौत है। वो सराय के अंदर घुसा। उसने पास पड़ी एक मोटी लकड़ी उठाई और दे दनादन उस जानवर की पीठ पर मारना शुरू कर दिया। भाइयों, आप कल्पना कीजिए,
जंगल का सबसे खतरनाक जानवर, जिससे शेर भी डरते थे, उसे एक मामूली शिल्पकार डंडे से पीट रहा था। वो रक्त पशु भी हैरान रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा इंसान नहीं देखा था जो उससे डरे नहीं बल्कि उसे पीट दे। उस जानवर के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने सोचा, ये कौन सा जीव है? क्या ये कोई देवता है या कोई भयानक शिकारी? इसके हाथों की मार तो लोहे जैसी है। अगर मैंने इस पर हमला किया तो शायद ये मुझे मार डालेगा। जानवर ने अपनी रक्षा के लिए झुकना ही बेहतर समझा। सिद्धन ने गुस्से में उस जानवर के कान पकड़े और उसे घसीटते हुए बाहर ले आया। सिद्धन बड़बड़ा रहा था, चल घर, आज तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू फिर कभी भागने का नाम नहीं लेगा। सिद्धन ने वही टूटी हुई मोटी रस्सी उस जानवर के गले में डाल दी। वो जानवर जो एक झटके में सिद्धन के टुकड़े कर सकता था, वो डर के मारे भीगी बिल्ली बना उसके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते भर सिद्धन उसे गालियां देता रहा और कभी कभी डंडा भी रसीद कर देता। सिद्धन को लग रहा था कि नंदी के बाल आज बहुत अजीब लग रहे हैं, शायद बारिश की वजह से भीग कर चिपक गए हैं। उसे ये एहसास ही नहीं हुआ कि उसके हाथ नंदी के बालों पर नहीं बल्कि एक हिंसक बाघ की अयाल पर थे। लेकिन याद रखिए, ये वीरता नहीं थी, ये एक भयानक भ्रम था, और भ्रम की कीमत हमेशा बहुत बड़ी होती है। सिद्धन अपने घर पहुंचा। उसने उस जानवर को नीम के उसी पेड़ से उसी रस्सी के सहारे बहुत मजबूती से बांध दिया। उसने जानवर को डांटते हुए कहा, अब यहीं पड़ा रह, तुझे चारा सुबह मिलेगा। सिद्धन अंदर गया, कपड़े बदले और चैन की नींद सो गया। उसे लगा कि उसने अपना बैल बचा लिया। इधर वो रक्त पशु, वो भयानक बाघ नीम के पेड़ से बंधा हुआ कांप रहा था। वो भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस घर के अंदर रहने वाला इंसान कोई साधारण मनुष्य नहीं है। रात बीती, धीरे धीरे सुबह की पहली किरण आसमान में दिखने लगी। कल्पग्राम के लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगे। रात के तूफान ने बहुत तबाही मचाई थी। लोग नुकसान देखने निकले थे। तभी गांव का एक चरवाहा सिद्धन के घर के पास से गुजरा। जैसे ही उसकी नजर सिद्धन के आंगन में पड़ी, उसके हाथ से दूध का बर्तन छूट गया। उसकी चीख निकल गई, शेर, शेर, सिद्धन के घर में शेर है। उसकी आवाज सुनकर लोग दौड़ पड़े। लाठी, डंडे, भाले लेकर लोग वहां पहुंचे, लेकिन वहां का नजारा देखकर सबकी सांसें थम गईं। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सिद्धन के आंगन में नीम के पेड़ से वो खूंखार रक्त पशु बंधा हुआ था, वही जानवर जिसने गांव को हिला रखा था। वो सिर झुकाए शांति से खड़ा था। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, ये कैसे हो सकता है? सिद्धन ने इस काल को रस्सी से कैसे बांध दिया? क्या सिद्धन के पास कोई जादुई शक्ति है? तभी सिद्धन की नींद खुली। बाहर का शोर सुनकर वो अंगड़ाई लेते हुए बाहर निकला। वो अब भी नींद में था। वो बोला, क्या हुआ भाइयों, सुबह सुबह इतना शोर क्यों? क्या नंदी ने फिर कोई गड़बड़ की? मुखिया जी ने कांपती होली से आंगन की तरफ इशारा किया। सिद्धन ने अपनी आंखें मली और सामने देखा। सूरज की पूरी रोशनी अब उस जानवर पर पड़ रही थी। सिद्धन ने देखा कि जिसे उसने रात भर पीटा था, जिसे वो घसीट कर लाया था और जिसे उसने अपना बैल नंदी समझकर बांधा था, वो नंदी नहीं था, वो साक्षात यमराज का दूत, वो भयानक रक्त पशु था। सिद्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, उसका गला सूख गया। उसे याद आया कि रात को उसने इस जानवर के कान खींचे थे, इसे डंडे से मारा था और इसकी पीठ पर हाथ फेरा था। सिद्धन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे समझ आ गया कि वो मौत के कितना करीब था। लेकिन गांव वालों ने कुछ और ही समझ लिया। उन्होंने देखा कि सिद्धन कितना शांत खड़ा है। असल में वो डर के मारे जम गया था। उन्हें लगा कि सिद्धन इतना बहादुर है कि वो शेर के सामने भी नहीं डर रहा। पूरा गांव चिल्लाने लगा, सिद्धन की जय हो, सिद्धन महाबली है, सिद्धन ने रक्त पशु को पालतू बना लिया। यहीं से सिद्धन की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी, क्योंकि उसी समय राजा चंद्रसेन के गुप्तचर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने ये नजारा देखा और तुरंत घोड़े दौड़ा दिए राजमहल की ओर। राजा को एक ऐसे ही महाबली की तलाश थी जो उनके राज्य की सेना का नेतृत्व कर सके। सिद्धन, जो एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाला डरपोक इंसान था, अब पूरे राज्य की नजर में एक महान योद्धा बन चुका था। लेकिन क्या होगा जब उसे सचमुच के युद्ध में भेजा जाएगा? क्या होगा जब उसे बिना रस्सी के, बिना अंधेरे के एक असली दुश्मन का सामना करना पड़ेगा? अचानक गांव के बाहर धूल का एक गुबार उठा। राजा के सैनिकों की एक टुकड़ी कल्पग्राम की ओर आ रही थी। उनके हाथों में राजसी झंडा था। सिद्धन कांप रहा था। वो सोच रहा था कि काश वो उस रात बाहर ना निकला होता। सैनिकों का सेनापति सिद्धन के सामने आकर रुका और बोला, वीर सिद्धन, राजा चंद्रसेन ने तुम्हें याद किया है।
तुम्हें अभी इसी वक्त हमारे साथ राजमहल चलना होगा। दुश्मन ने सीमा पर हमला कर दिया है और राजा ने तुम्हें अपना नया प्रधान सेनापति नियुक्त करने का फैसला किया है। सिद्धन के मुंह से शब्द नहीं निकले। वो अपनी पत्नी गोमती की तरफ देख रहा था, जिसकी आंखों में डर था। पूरे गांव में जश्न था, लेकिन सिद्धन को लग रहा था कि उसकी अर्थी सजने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या सिद्धन राजा को सच बता पाएगा, या फिर अपनी जान बचाने के लिए वो इस झूठ को आगे बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो रक्त पशु जिसे उसने बांध रखा है, अगर उसकी रस्सी खुल गई तो वो सबसे पहले किसे अपना शिकार बनाएगा। जब राजा के सैनिक सिद्धन को लेने आए तो सिद्धन का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। वह कुछ कहना चाहता था, वह चिल्लाकर बताना चाहता था कि महाराज, मैं कोई वीर नहीं हूं, मुझसे गलती हुई है। लेकिन भाइयों, यही किस्मत ने उसे चुप करा दिया। सिद्धन ने देखा कि अगर वह सच बोल देता है तो राजा और गांव वाले उसे क्या समझेंगे। वे समझेंगे कि उसने पूरी रात उनसे झूठ बोला। राजा को लगेगा कि एक साधारण कुम्हार ने उसे बेवकूफ बनाया, और प्राचीन समय में राजा को धोखा देने की सजा सिर्फ एक ही होती थी, मृत्युदंड। सिद्धन ने सोचा, अगर सच बोलूं तो अभी मारा जाऊंगा, और अगर झूठ के साथ चलूं तो शायद कुछ दिन और जी लूं। भाइयों, इस बात पर गौर कीजिए। अक्सर इंसान अपनी जान बचाने के लिए एक झूठ का सहारा लेता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि वो झूठ आगे चलकर उसके गले का फंदा बन जाएगा। सैनिकों ने सिद्धन को एक सजे धजे हाथी पर बैठाया। कल्प ग्राम के लोग सिद्धन पर फूलों की बारिश कर रहे थे। गोमती अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। वह गर्व से नहीं बल्कि डर से रो रही थी। उसे पता था कि उसका पति कितना सीधा है। वह जानती थी कि सिद्धन को तो ठीक से तलवार पकड़ना भी नहीं आता, लेकिन भीड़ के शोर में गोमती की सिसकियां दब गईं। सिद्धन राजमहल पहुंचा। अनंतगढ़ का राजमहल इतना विशाल था कि सिद्धन की गर्दन उसे देखते देखते दुखने लगी। उसे सीधे राजसभा में ले जाया गया। वहां महाराज चंद्रसेन सिंहासन पर बैठे थे। उनके आसपास बड़े बड़े योद्धा, सेनापति और मंत्री खड़े थे। महाराज चंद्रसेन ने खड़े होकर सिद्धन का स्वागत किया। उन्होंने कहा, वीर सिद्धन, हमने तुम्हारी वीरता के किस्से सुने। जिस बाघ ने हमारी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे, उसे तुमने एक मामूली रस्सी से बांध दिया। तुम जैसे योद्धा की ही इस राज्य को जरूरत है। सिद्धन ने धीरे से अपना सिर झुकाया। दरबारियों को लगा कि वह कितना विनम्र है, लेकिन सच तो यह था कि सिद्धन डर के मारे ऊपर देख ही नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि अभी कोई उसे पहचान लेगा। महाराज फिर बोले, सीमा पर कालगढ़ का राजा दुर्जन सिंह अपनी विशाल सेना लेकर खड़ा है। उसने हमारे 2 गांवों को जला दिया है। हमारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है। सिद्धन, आज से तुम हमारे प्रधान सेनापति हो। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम हमारी सेना का नेतृत्व करोगे और दुर्जन सिंह को खदेड़ दोगे। ये सुनते ही सिद्धन के कानों में मानो गर्म तेल पड़ गया। सेनापति, युद्ध, नेतृत्व। आप सोच रहे होंगे कि सिद्धन ने मना क्यों नहीं किया। वजह यह थी कि महाराज ने उसे सोने की एक भारी चेन और रेशमी वस्त्र भेंट किए थे। लालच इंसान को नहीं रोक रहा था, बल्कि वो दहशत रोक रही थी। दरबार में चारों तरफ जय हो, वीर सिद्धन की जय हो के नारे लग रहे थे। उस माहौल में मना करने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। सिद्धन को सेनापति के कक्ष में ले जाया गया। वहां की विलासिता देखकर सिद्धन चकित रह गया। मखमल के बिस्तर, 56 भूख का खाना और सेवा के लिए 10 दास। लेकिन भाइयों, सिद्धन को उस मखमल पर भी कांटे महसूस हो रहे थे। उसे भूख नहीं लग रही थी। उसे तो बस अपना वो चाक और अपनी मिट्टी याद आ रही थी। तभी कमरे में महाराज के खास सेवक ने प्रवेश किया। वह अपने साथ एक बहुत ही सुंदर लेकिन डरावनी तलवार लेकर आया था। सेवक ने कहा, सेनापति जी, ये रुद्र खड्ग है। इसे महाराज ने खास आपके लिए भेजा है। और हाँ, कल की सवारी के लिए महाराज ने अपने अस्तबल का सबसे खतरनाक और तेज घोड़ा चुना है। उसका नाम है कालमेघ। जैसे ही सिद्धन ने कालमेघ का नाम सुना, उसकी रूह कांप गई। उसने सुना था कि कालमेघ इतना तेज दौड़ता है कि हवा भी उसके पीछे रह जाती है। और सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सिद्धन को घोड़े पर चढ़ने का तो दूर, घोड़े के पास जाना भी नहीं आता था। उसने पूरी उम्र बस अपने बूढ़े बैल नंदी के साथ बिताई थी। रात हो गई। पूरे महल में उत्सव मनाया जा रहा था कि उन्हें एक ऐसा सेनापति मिला है जो बाघ को पालतू बना लेता है। लेकिन अपने कमरे में सिद्धन पागलों की तरह इधर उधर टहल रहा था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां अस्तबल में कालमेघ बंधा हुआ था। वह काला घोड़ा रात के अंधेरे में किसी दैत्य जैसा लग रहा था। सिद्धन ने सोचा, अगर कल सुबह मैं इस घोड़े पर चढ़ा और गिर गया तो मेरी पोल खुल जाएगी
लोग मुझ पर हंसेंगे और राजा मेरा सिर काट देगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे अभी इसी वक्त घोड़े पर चढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। सिद्धन चुपके से बिना किसी को बताए आधी रात को अस्तबल की ओर बढ़ा। पहरेदार सो रहे थे या फिर उत्सव की मस्ती में थे। सिद्धन काल मेघ के पास पहुंचा। जैसे ही सिद्धन पास गया, काल मेघ ने जोर से हिनहिनाया। सिद्धन पीछे हट गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अरे भाई शांत हो जा, मैं तेरा मालिक हूं, मतलब कल से होऊंगा, बस मुझे अपनी पीठ पर बैठने दे। सिद्धन ने कई बार कोशिश की। वह घोड़े की पीठ पर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन घोड़ा इतना ऊंचा था कि सिद्धन चढ़ ही नहीं पाता। बार बार वो नीचे गिर जाता। उसे समझ आ गया कि वह इस घोड़े को काबू नहीं कर पाएगा। तभी उसके दिमाग में एक बुद्धिहीन विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं घोड़े पर बैठ जाऊं और अपने पैरों को घोड़े की जीन से कसकर बांध लूं तो मैं नीचे नहीं गिरूंगा। लोग समझेंगे कि मैं कितनी मजबूती से बैठा हूं। सिद्धन ने अस्तबल में पड़ी एक मोटी रस्सी उठाई। उसने बड़ी मुश्किल से घोड़े की पीठ पर छलांग लगाई और काल मेघ की गर्दन को पकड़ लिया। फिर उसने अपने दोनों पैरों को घोड़े के पेट के नीचे से रस्सी घुमाकर कसकर बांध लिया। अब सिद्धन और घोड़ा एक हो चुके थे। सिद्धन चाहकर भी नीचे नहीं गिर सकता था। सिद्धन ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, चलो कम से कम गिरने का डर नहीं है। लेकिन भाइयों, सिद्धन एक बात भूल गया था। उसने घोड़े को तो बांध लिया था, लेकिन उसने घोड़े की लगाम नहीं पकड़ी थी। और जैसे ही रस्सी का दबाव काल मेघ के पेट पर पड़ा, उस जंगली घोड़े को लगा कि कोई शिकारी उस पर हमला कर रहा है। काल मेघ ने अचानक एक भयानक चीख मारी और अपनी जगह से उछल पड़ा। उसने अस्तबल का दरवाजा तोड़ दिया और बिजली की गति से राजमहल के बाहर की ओर भागा। बचाओ, रोको, कोई रोको इसे, सिद्धन चिल्लाया। लेकिन पहरेदारों ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उनका नया सेनापति आधी रात को घोड़े पर सवार होकर बड़ी तेजी से युद्ध भूमि की ओर जा रहा है। एक पहरेदार चिल्लाया, देखो, वीर सिद्धन का जोश देखो। वे सुबह का भी इंतजार नहीं कर सके। वे अकेले ही दुश्मन को खत्म करने निकल पड़े हैं। धन्य है ऐसे वीर को। इधर सिद्धन की हालत क्या थी? वो घोड़े की गर्दन से लिपटा हुआ था। उसके पैर रस्सी से बंधे थे, इसलिए वो हिल भी नहीं पा रहा था। घोड़ा शहर की दीवारों को लांघकर खुले मैदानों की तरफ भाग रहा था। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। सिद्धन रो रहा था, हे विधाता, मुझे कुम्हार ही रहने देता। मुझे कहां इस मौत के मुंह में ढकेल दिया। घोड़ा भागता गया। सामने एक घना जंगल था। सिद्धन ने सोचा कि अगर घोड़ा जंगल में गया तो पेड़ों की टहनियां उसका सिर फोड़ देंगी। उसने अपनी जान बचाने के लिए सामने लटक रही एक विशाल बरगद की जड़ को पकड़ लिया। सिद्धन ने सोचा, मैं इस जड़ को पकड़ लेता हूं, घोड़ा निकल जाएगा और मैं यहां लटका रहूंगा। भाइयों, यहां गौर कीजिए। सिद्धन अपनी जान बचाने के लिए उन टहनियों को मजबूती से पकड़े था, लेकिन देखने वालों को लगा कि वो उन पेड़ों से पूरी सेना को कुचलने आया है। दुश्मन के सैनिकों में भगदड़ मच गई। उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, भागो भागो, ये वही सेनापति है जिसने बाघ को पकड़ा था। देखो, ये इंसानों से नहीं लड़ता, ये तो पेड़ों को उखाड़कर हमला करता है। राजा दुर्जन सिंह अपने तंबू से बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी बहादुर सेना, जो कल तक युद्ध जीतने के सपने देख रही थी, आज पागलों की तरह भाग रही है। दुर्जन सिंह ने दूर से उस घुड़सवार को देखा। चांद की रोशनी में सिद्धन किसी साक्षात महाकाल जैसा लग रहा था। उसके हाथों के पेड़ हवा में ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे हजारों तलवारें एक साथ चल रही हों। राजा दुर्जन सिंह का कलेजा कांप गया। उसने सोचा कि जिसका सेनापति इतना भयानक हो, उसका राजा कितना शक्तिशाली होगा। अगर ये एक पेड़ से हमारे शिविर को कुचल देगा तो हम में से कोई नहीं बचेगा। दुर्जन सिंह ने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, युद्ध बंद करो, हम इस राक्षस से नहीं लड़ सकते। तुरंत संधि पत्र तैयार करो। हम महाराज चंद्रसेन की सभी शर्तें मानने को तैयार हैं। सिद्धन का घोड़ा रुका नहीं। वो शिविर के बीचों बीच से निकला। रास्ते में जो भी तंबू आया वो बरगद की टहनियों से उखड़ गया। लोग और भी डर गए। उन्हें लगा कि सेनापति जानबूझकर तबाही मचा रहा है। अंत में काल मेघ थक गया। वो एक पहाड़ी के पास जाकर धीरे हुआ। सिद्धन के पैर रस्सी से बंधे थे, इसलिए वो लहूलुहान हो चुका था। वो घोड़े की गर्दन पर ही बेहोश हो गया। सुबह हुई, धुंध छटी। कालगढ़ की सेना भाग चुकी थी। पीछे छोड़ गई थी तो बस अपना खजाना, हथियार और एक संधि पत्र। महाराज चंद्रसेन के गुप्तचरों ने ये सब देखा। वे दौड़ते हुए राजमहल पहुंचे। महाराज की जय हो, वीर सिद्धन की जय हो। बिना युद्ध किए ही दुश्मन भाग गया। महाराज चंद्रसेन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सिद्धन ने मेरा गौरव बढ़ा दिया। उसने अकेले ही पूरी सेना को परास्त कर दिया। जाओ, उसे पूरे सम्मान के साथ लेके आओ। सिद्धन को जब होश आया तो वो एक पालकी में था। उसके चारों ओर सैनिक थे जो उस पर फूल बरसा रहे थे। सिद्धन ने धीमे से पूछा, मैं कहाँ हूं?
क्या मैं मर गया? सैनिक बोला, नहीं सेनापति जी, आप तो अमर हो गए। आपने कालगढ़ की सेना को धूल चटा दी। सिद्धन चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि झूठ का जाल और गहरा हो गया है। वो जितना बचने की कोशिश कर रहा था उतना ही फंसता जा रहा था। राजमहल में सिद्धन का स्वागत किसी देवता की तरह हुआ। महाराज ने उसे अपने गले लगाया। उन्होंने सिद्धन को अनंतगढ़ का रक्षक की उपाधि दी। महाराज ने राजसभा में घोषणा की, सिद्धन, तुमने राज्य को बचा लिया। अब मैं चाहता हूं कि तुम हमारी सेना को प्रशिक्षित करो। तुम उन्हें सिखाओ कि बिना हथियारों के पेड़ों से कैसे लड़ा जाता है। सिद्धन के पसीने छूट गए। वो बोला, महाराज, मैं तो बस। महाराज ने बीच में ही टोक दिया, मुझे पता है तुम बहुत विनम्र हो, लेकिन अब तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं हो, तुम हमारी प्रजा की उम्मीद हो। सिद्धन को सोने की मोहरें दी गई। उसे एक विशाल हवेली दी गई। उसका परिवार भी गांव से महल बुला लिया गया। गोमती जब महल पहुंची तो वो हैरान थी। उसने सिद्धन से अकेले में पूछा, स्वामी, ये सब क्या है? आप तो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, आप सेनापति कैसे बन गए? सिद्धन ने रोते हुए सब बता दिया। उसने बताया कि कैसे बाघ वाली बात एक गलती थी। उसने बताया कि कैसे घोड़े वाली बात एक दुर्घटना थी। गोमती डर गई। उसने कहा, स्वामी, हमें सच बता देना चाहिए, ये झूठ हमें ले डूबेगा। सिद्धन ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है गोमती। अगर अब सच बोला तो राजा हमें सूली पर चढ़ा देगा। हमें इस नाटक को जारी रखना होगा। दिन बीतने लगे। सिद्धन महल में आराम से रहने लगा, लेकिन उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसे डर था कि किसी दिन कोई असली चुनौती आएगी और वो पकड़ा जाएगा। और भाइयों, वो दिन आ ही गया। महाराज चंद्रसेन के पास एक पड़ोसी राज्य शत्रुपुर से संदेश आया। शत्रुपुर का राजा एक क्रूर तांत्रिक था। उसने संदेश भेजा कि उसके पास एक ऐसा मायावी हाथी है जिसे कोई नहीं हरा सकता। उसने चुनौती दी कि अगर अनंतगढ़ का सेनापति उसके हाथी को हरा दे तो वो अपना राज्य छोड़ देगा। महाराज ने तुरंत सिद्धन को बुलाया। उन्होंने कहा, सिद्धन, अब समय आ गया है। उस मायावी हाथी को तुम्हें ही रोकना होगा। पूरी प्रजा तुम्हारी ओर देख रही है। सिद्धन का दिल बैठने लगा। हाथी? वो भी मायावी? सिद्धन ने सोचा, बाघ के समय अंधेरा था, घोड़े के समय रस्सी थी, लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार तो मुझे सबके सामने उस हाथी से लड़ना होगा। सिद्धन ने बहाना बनाने की कोशिश की। उसने कहा, महाराज, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। महाराज ने कहा, चिंता मत करो, हमारे राजवैद्य तुम्हारा उपचार करेंगे, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा। ये राज्य के सम्मान की बात है। सिद्धन अपनी हवेली लौटा। उसने गोमती से कहा, अब अंत आ गया है। कल मैं उस हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया जाऊंगा। लेकिन तभी उसे याद आया वो बाघ, वो रक्त पशु जो अब भी उसके गांव में नीम के पेड़ से बंधा हुआ था। उसे राजा के आदेश पर वहां से हटाया नहीं गया था, बल्कि उसे सिद्धन की वीरता के प्रतीक के रूप में वहीं सुरक्षित रखा गया था। सिद्धन के दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा, अगर मैं उस बाघ को साथ लेकर युद्ध में जाऊं तो शायद हाथी डर जाए। आखिर जंगल का राजा तो बाघ ही होता है। सिद्धन ने राजा से विनती की, महाराज, मैं युद्ध में अकेले नहीं जाऊंगा। मैं अपने उस पालतू बाघ के साथ जाऊंगा जिसे मैंने अपने आंगन में बांधा है। राजा खुश हो गया। उसने कहा, वाह, बाघ और योद्धा की जोड़ी, ये तो इतिहास में पहली बार होगा। लेकिन भाइयों, क्या वो बाघ सिद्धन को पहचान पाएगा? क्या वो खूंखार जानवर जिसे सिद्धन ने डंडे से पीटा था अब उसका साथ देगा या उसे फाड़ खाएगा? अगले दिन सुबह पूरा राज्य उस मैदान में इकट्ठा हुआ जहां सिद्धन और मायावी हाथी का मुकाबला होना था। सिद्धन उस खूंखार बाघ की जंजीर थामे मैदान में उतरा। बाघ दहाड़ रहा था। लोग तालियां बजा रहे थे। सामने से वो मायावी हाथी आया। वो हाथी साधारण नहीं था। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। वो चिंघाड़ते हुए सिद्धन की ओर बढ़ा। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे ही हाथी पास आया, बाघ ने अपनी जंजीर तोड़ने की कोशिश की। सिद्धन ने जंजीर कसकर पकड़ी थी, लेकिन अचानक वो जंजीर सचमुच टूट गई। बाघ आजाद हो गया। अब मैदान में 3 लोग थे, एक खूंखार बाघ, एक मायावी हाथी और बीच में खड़ा हुआ बेचारा कांपता हुआ सिद्धन कुम्हार। अब असली मौत सामने थी। बाघ किसे पहले मारेगा, उस हाथी को या उस कुम्हार को जिसने रात भर पीटा था? मैदान में सन्नाटा छा गया था। राजा चंद्रसेन और हजारों की भीड़ अपनी सांसें रोके बैठी थी। सबको लग रहा था कि अब सिद्धन कोई गुप्त शक्ति दिखाएगा, लेकिन सिद्धन के मन में क्या चल रहा था? वो तो बस भगवान को याद कर रहा था। वो सोच रहा था कि आज उसकी बोटी बोटी बच जाएगी या नहीं। वो खूंखार बाघ जिसे हम रक्त पशु कहते थे, जंजीर टूटते ही दहाड़ा, लेकिन वो हाथी की तरफ नहीं झपटा। उसने मुड़कर सिद्धन की तरफ देखा। बाघ की पीली आंखों में वो रात याद आ गई। उसे याद आया कि इसी इंसान ने उसे अंधेरे में डंडे से पीटा था। उसे याद आया कि इसी इंसान ने उसके कान खींचे थे। बाघ के दिमाग में एक बात बैठ गई थी।
वो समझता था कि सिद्धन कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा शिकारी या राक्षस है। वो सिद्धन से इतना डरता था कि उसने सिद्धन पर हमला करने की हिम्मत ही नहीं की। तभी वो मायावी हाथी पास आ गया। उस हाथी की आंखों में लाल चमक थी। वो अपनी सूंड उठाकर सिद्धन को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। सिद्धन डर के मारे पीछे हटा और उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। सिद्धन पीछे की ओर गिरा, लेकिन गिरते गिरते उसके हाथ में वही टूटी हुई जंजीर आ गई। वो जंजीर अब भी बाघ के गले के एक पट्टे से जुड़ी थी। अब असली खेल शुरू होता है। जैसे ही सिद्धन गिरा, जंजीर में एक जोर का झटका लगा। बाघ को लगा कि उसका मालिक उसे हमला करने का इशारा कर रहा है, या शायद बाघ को लगा कि अगर वो नहीं लड़ा तो ये इंसान उसे फिर से डंडे से पीटेगा। बाघ ने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस विशाल हाथी की सूंड पर झपट्टा मार दिया। मैदान में धूल का गुबार उड़ने लगा। एक तरफ जंगल का राजा बाघ था और दूसरी तरफ वो मायावी हाथी। हाथी चिंघाड़ रहा था और बाघ उसके चेहरे को नोच रहा था। सिद्धन धूल के बीच जमीन पर पड़ा था। वो बस अपनी आंखें बंद किए हुए था। अचानक एक बहुत तेज रोशनी हुई। वो हाथी कोई साधारण हाथी नहीं था। वो शत्रुपुर के राजा का एक भ्रम था, एक जादू था। जैसे ही बाघ के नाखूनों ने हाथी के मस्तक को चीरा, वो हाथी हवा में गायब हो गया। वो तो बस धुआं था जो मंत्रों से बनाया गया था। धूल हटी, मैदान साफ हुआ। लोगों ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि सिद्धन जमीन पर बैठा है। उसके एक हाथ में टूटी हुई जंजीर है और वो खूंखार बाघ उसके चरणों के पास शांति से बैठा हाँप रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। असल में हाथी के गायब होते ही बाघ भी घबरा गया था। उसे लगा कि उसके मालिक ने जादू से हाथी को गायब कर दिया। वो डर के मारे सिद्धन के पैरों में दुबक गया। पूरी भीड़ पागल हो गई। सिद्धन महाबली की जय, सिद्धन देवता की जय के नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। राजा चंद्रसेन दौड़ते हुए मैदान में आए। उन्होंने सिद्धन को गले लगा लिया। राजा बोले, सिद्धन, तुमने तो असंभव को संभव कर दिया। तुमने उस मायावी हाथी को मिट्टी में मिला दिया। आज से तुम केवल सेनापति नहीं हो, तुम इस राज्य के धर्म रक्षक हो। सिद्धन को सोने के रथ पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। उसे अनगिनत धन दौलत दी गई, लेकिन सिद्धन के दिल में एक कांटा चुभ रहा था। वो जानता था कि उसने कुछ नहीं किया। वो जानता था कि वो बस मरते मरते बचा है। उसी रात सिद्धन अपनी हवेली के एकांत में बैठा था। तभी उसकी पत्नी गोमती आई। गोमती ने कहा, स्वामी, अब बहुत हो गया। ये सोना, ये महल हमें सुख नहीं देंगे। जिस दिन राजा को पता चलेगा कि आप एक मामूली कुम्हार हैं, उस दिन वो हमें जिंदा जला देंगे। चलिए यहां से भाग चलते हैं। सिद्धन ने ठंडी आह भरी। वो बोला, गोमती, अब भागना मुमकिन नहीं है। महल के बाहर पहरेदार हैं। राजा मुझ पर छाया की तरह नजर रखते हैं। अब तो बस विधाता ही मालिक है। अगले दिन दरबार में एक नया मोड़ आया। राजा चंद्रसेन के दरबार में एक युवक आया। उसका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह राज्य का सबसे कुशल योद्धा था, जो कई सालों से युद्ध के लिए बाहर गया हुआ था। विक्रम सिंह को सिद्धन की अचानक मिली प्रसिद्धि खटक रही थी। उसे यकीन नहीं था कि एक साधारण दिखने वाला आदमी इतना बड़ा योद्धा कैसे हो सकता है। विक्रम सिंह ने भरी सभा में राजा से कहा, महाराज, मैं सेनापति सिद्धन की बहादुरी का सम्मान करता हूं, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सेनापति को केवल पशुओं को वश में करना ही नहीं, बल्कि अस्त्र शस्त्र की विद्या में भी निपुण होना चाहिए। मैं सेनापति जी को एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। सिद्धन का कलेजा मुंह को आ गया। तलवारबाजी? उसे तो ठीक से छुरी पकड़ना भी नहीं आता था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, सिद्धन की शक्ति अपरंपार है। फिर भी अगर तुम चाहते हो तो कल सुबह शस्त्रशाला में तुम दोनों का अभ्यास होगा। सिद्धन कुछ कह पाता उससे पहले ही सभा समाप्त हो गई। अब यहां ध्यान दीजिए, यह द्वंद्व युद्ध नहीं था, यह सिद्धन की मौत का वारंट था। विक्रम सिंह एक मंझा हुआ खिलाड़ी था और सिद्धन सिर्फ एक मिट्टी का खिलौना। उस रात सिद्धन ने खाना नहीं खाया। वो शस्त्रशाला में गया और एक तलवार उठाने की कोशिश की। वो तलवार इतनी भारी थी कि सिद्धन का हाथ कांपने लगा। वो रोते हुए बोला, हे ईश्वर, मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने दो। मुझे इस लोहे से दूर कर दो। मैं कल सबके सामने पकड़ा जाऊंगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब मारे जाएंगे। तभी अंधेरे में से एक आवाज आई, डर रहे हो सेनापति? सिद्धन चौंक गया। उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वो महल का पुराना अस्त्र रक्षक था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं। बूढ़ा बोला, मैंने तुम्हें मैदान में देखा था। मैंने देखा था कि तुम पत्थर से टकराकर गिरे थे। कोई युद्ध कला नहीं दिखाई थी। मैं तुम्हारा सच जानता हूं सिद्धन। सिद्धन उस बूढ़े के पैरों में गिर पड़ा। मुझे बचा लीजिए बाबा, मैं लालची नहीं हूं, मैं तो बस अपनी जान बचा रहा हूं। बूढ़ा मुस्कुराया। उसने कहा, किस्मत ने तुझे यहां पहुंचाया है तो वो तुझे बचाएगी भी, लेकिन तुझे एक वचन देना होगा। सिद्धन ने कहा,
कैसा वचन? बूढ़ा बोला, जब तू इस संकट से निकल जाएगा तो तुझे राजा से अपनी गलती माननी होगी, चाहे सजा कुछ भी हो। क्या तू अपनी जान की भीख मांगना छोड़कर सच बोलने का साहस दिखाएगा? सिद्धन ने कांपते हुए कहा, मैं वचन देता हूं बाबा, बस कल मेरी लाज बचा लीजिए। बूढ़े ने सिद्धन को एक छोटी सी शीशी दी। उसने कहा, कल जब विक्रम सिंह तुझ पर हमला करे तो इस शीशी का तरल अपनी तलवार पर लगा लेना, बाकी सब नियति पर छोड़ दे। भाइयों, ये मदद बिना कीमत के नहीं थी। वो बूढ़ा कौन था और उस शीशी में क्या था? क्या वो कोई जादू था या फिर कोई और गहरी साजिश? सुबह हुई, पूरा राजमहल शस्त्रशाला में इकट्ठा था। विक्रम सिंह अपनी नंगी तलवार लेकर मैदान में उतरा। वो किसी भूखे भेड़िए की तरह लग रहा था। सिद्धन आया, उसका चेहरा पीला था। उसने बूढ़े की दी हुई शीशी अपनी तलवार पर चुपके से लगा ली थी। विक्रम सिंह चिल्लाया, तैयार हो जाओ सेनापति, आज पता चलेगा कि तुम सच में वीर हो या सिर्फ किस्मत के धनी। विक्रम सिंह ने बिजली की गति से हमला किया। उसकी तलवार हवा को चीरती हुई सिद्धन की गर्दन की तरफ बढ़ी। सिद्धन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी तलवार बस ढाल की तरह सामने कर दी। जैसे ही दोनों तलवारें टकराई, एक अजीब सी आवाज हुई, कड़क। सबकी आंखें फटी रह गई। विक्रम सिंह की फौलादी तलवार, जो बड़े बड़े पत्थरों को काट सकती थी, वो सिद्धन की तलवार से टकराते ही शीशे की तरह टूटकर बिखर गई। विक्रम सिंह निहत्था खड़ा था। उसके हाथ में सिर्फ तलवार की मूठ बची थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा अपनी जगह से खड़े हो गए। ये क्या चमत्कार है? सिद्धन की तलवार में इतनी शक्ति? असल में उस शीशी में एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली तेजाब जैसा रसायन था, जिसे उस बूढ़े ने बनाया था। उसने धातु को पल भर में कमजोर करने की विद्या सीखी थी। विक्रम सिंह हार मानकर घुटनों पर बैठ गया। उसने कहा, सेनापति, मैं हार गया। आपकी शक्ति अकल्पनीय है। सिद्धन जीत गया था। एक बार फिर वो बच गया था। राजा चंद्रसेन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसने सिद्धन के पैरों के नीचे की जमीन ही खींच ली। राजा बोले, सिद्धन, तुम्हारी तलवार की ये शक्ति देखकर मैं निश्चिंत हो गया हूं। अब मैं तुम्हें एक ऐसी जिम्मेदारी देता हूं जो आज तक किसी को नहीं दी गई। हमारे राज्य के उत्तर में एक शापित किला है। वहां एक प्राचीन दैत्य का साया है। आज तक जो वहां गया वापस नहीं आया। आज तुम अकेले वहां जाओगे और उस किले का रहस्य खत्म करोगे। सिद्धन के हाथ से तलवार छूट कर गिर गई। अकेला? शापित किला? दैत्य? अब न वहां कोई घोड़ा था, न कोई बाघ और ना ही कोई विक्रम सिंह। वहां थी तो बस साक्षात मृत्यु और एक पुराना शाप। सिद्धन ने उस बूढ़े अस्त्र रक्षक की तरफ देखा, लेकिन वो बूढ़ा कहीं नजर नहीं आ रहा था। अब असली संकट शुरू हुआ है। क्या सिद्धन उस शापित किले से वापस आएगा या फिर उसका झूठ उस अंधेरे किले की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, वो बूढ़ा कौन था जिसने सिद्धन की मदद की थी? क्या वो कोई मित्र था या वो सिद्धन को किसी और बड़े जाल में फंसा रहा था? सिद्धन की हवेली के बाहर उस रात एक काली छाया देखी गई। वो छाया कोई और नहीं बल्कि राजा दुर्जन सिंह का गुप्तचर था, जो समझ चुका था कि सिद्धन की जीत के पीछे कोई गहरा रहस्य है। खतरा अब चारों तरफ से घिर चुका है। क्या होगा सिद्धन का? अब जरा सिद्धन की हालत के बारे में सोचिए। वो महल की रेशमी चादरों पर लेटा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। वो मन ही मन कह रहा था, हे ईश्वर, तूने ये क्या किया? मिट्टी का घड़ा बनाने वाले को तूने पहाड़ तोड़ने भेज दिया। उसे अपनी पत्नी गोमती और बच्चों की चिंता सता रही थी। उसे लग रहा था कि उसके जाने के बाद राजा उन्हें भी मार डालेगा। सुबह हुई। सिद्धन ने अपनी भारी तलवार उठाई। उसने अपना कवच पहना। गोमती ने उसके माथे पर तिलक लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जानती थी कि उसके पति को युद्ध का यह भी नहीं आता, पर वो बेबस थी। गोमती ने धीरे से कहा, स्वामी, क्या सच बताने का समय नहीं आया? सिद्धन ने कड़वाहट से जवाब दिया, अब सच का कोई मोल नहीं है गोमती, अब तो बस अंत का इंतजार है। सिद्धन अपने सफेद घोड़े पर सवार हुआ, वही घोड़ा जिससे उसे अब भी डर लगता था। शहर की जनता सड़कों पर खड़ी थी। सब जय जयकार कर रहे थे। सिद्धन महाबली की जय, शापित किले का विनाशक आ रहा है। सिद्धन को लग रहा था कि ये जय जयकार नहीं बल्कि उसकी अंतिम विदाई के स्वर हैं। वो शहर के द्वारों से बाहर निकला। उसे उत्तर की दिशा में जाना था। वहां पहाड़ों के बीच वो किला खड़ा था, जिसे काले पत्थरों का किला भी कहा जाता था। जैसे जैसे सिद्धन आगे बढ़ा, हरियाली कम होने लगी। हवा ठंडी और भारी होने लगी। पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। शाम होते होते सिद्धन उस किले के सामने पहुंच गया। किला बहुत पुराना था। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं। उस पर जंगली लताएं ऐसी लिपटी थीं जैसे किसी अजगर ने उसे जकड़ लिया हो। किले के द्वार टूटे हुए थे, पर अंदर से एक अजीब सा अंधेरा बाहर झांक रहा था।
सिद्धन ने घोड़े से उतरने की कोशिश की। उसके हाथ पांव सुन्न पड़ गए थे। उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, भागकर कहां जाऊंगा? अगर पीछे गया तो राजा मार देगा, अगर अंदर गया तो ये शाप मार देगा। मौत तो निश्चित है। सिद्धन ने अपनी तलवार म्यान से निकाली। वो बूढ़े अस्त्र रक्षक की दी हुई तलवार थी। उसने गहरी सांस ली और किले के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी गंध आई, जैसे पुरानी सड़ी हुई लकड़ी और सूखे खून की गंध हो। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। सिद्धन के चलने से चर चर की आवाज हो रही थी, जो उस सन्नाटे में बिजली की कड़क जैसी लग रही थी। आप सोच रहे होंगे कि सिद्धन डरा क्यों नहीं? सच तो यह है कि वो इतना डरा हुआ था कि अब डर नहीं उसे सुन्न कर दिया था। जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता तो वो एक अजीब सा साहस महसूस करने लगता है। वो किले के मुख्य हॉल में पहुंचा। वहां बड़े बड़े खंबे थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। फिर उसे दीवारों पर अपनी ही परछाई हिलती हुई दिखी। तभी अंधेरे के कोने से एक भारी आवाज आई, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है कुम्हार। सिद्धन का खून जम गया। उसकी तलवार उसके हाथ से छूटते छूटते बची। वो चिल्लाया, कौन है? सामने आओ। अंधेरे में से एक लंबी आकृति बाहर आई। वो कोई राक्षस नहीं था, वो एक इंसान था, पर उसका शरीर हड्डियों का ढांचा जैसा लग रहा था। उसके बाल सफेद और लंबे थे। उसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई थी, पर उनमें एक अजीब सी चमक थी। सिद्धन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं कुम्हार हूं? वो बूढ़ा व्यक्ति हंसा। उसकी हंसी सूखी पत्तियों के टकराने जैसी थी। उसने कहा, ये किला शापित नहीं है सिद्धन, ये किला तो सच का दर्पण है। यहाँ केवल वही आता है जो सच से भाग रहा हो, और तुम्हारी आंखों में मुझे वही डर दिख रहा है जो एक मिट्टी का बर्तन बनाने वाले के चेहरे पर होता है जब उसका बर्तन आग में पकते हुए चटकने वाला हो। सिद्धन घुटनों पर बैठ गया। वो रोने लगा। हाँ, मैं कुम्हार हूं। मैंने कोई शेर नहीं पकड़ा, मैंने कोई सेना नहीं हराई। सब एक भूल थी, सब एक झूठ था। मुझे मार डालो, मुझे इस नरक से मुक्ति दे दो। भाइयों, अब ध्यान दीजिए। जिसे दुनिया दैत्य समझ रही थी, वो यहां एक गवाह बनकर बैठा था। उस बूढ़े ने सिद्धन के कंधे पर हाथ रखा। उसका हाथ पत्थर की तरह ठंडा था। उसने कहा, सिद्धन, मैं इस राज्य का पुराना प्रधानमंत्री हूं, जिसे राजा चंद्रसेन के पिता ने यहां मरने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने उनका एक ऐसा राज जान लिया था जो सिंहासन को हिला सकता था। सिद्धन ने अपनी आंखें पूछी, कैसा राज? बूढ़े ने एक टूटी हुई दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक पुरानी चित्रकारी थी। उसमें एक राजा को किसी की हत्या करते हुए दिखाया गया था। बूढ़ा बोला, चंद्रसेन के पिता ने धोखे से इस राज्य को पाया था, और आज चंद्रसेन भी वही कर रहा है। उसे पता है कि तुम कोई वीर नहीं हो। उसे तुम्हारी असलियत पता है सिद्धन। सिद्धन चौंक गया। क्या राजा को पता है? बूढ़ा चिल्लाकर बोला, हाँ, उसे पता है कि तुम एक मामूली इंसान हो। उसने तुम्हें यहां इसलिए भेजा है ताकि तुम यहां मर जाओ। उसे एक शहीद चाहिए, एक ऐसा वीर जो मरकर भी उसकी सत्ता को मजबूत कर सके। अगर तुम यहां मर जाते हो तो राजा तुम्हारी मूर्ति बनवाएगा और प्रजा का विश्वास जीत लेगा। तुम सिर्फ उसके लिए एक मोहरा हो सिद्धन। सिद्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि वो अब तक किस्मत के खेल में फंसा था, पर वो तो असल में राजा की साजिश का हिस्सा था। अब यहां सबसे बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। उसी पल किले के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। मशालों की रोशनी दीवारों पर दिखने लगी। सिद्धन ने खिड़की से झांका। वहां राजा चंद्रसेन खुद अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ खड़ा था। राजा के चेहरे पर वो दयालुता नहीं थी जो दरबार में दिखती थी। वहां एक क्रूर मुस्कान थी। राजा चिल्लाया, सैनिकों, किले को चारों तरफ से घेर लो, आग लगा दो। हमारा महान सेनापति अंदर दैत्य से लड़ते हुए शहीद हो गया है। अब इस किले का नामो निशान मिटा दो। सिद्धन समझ गया, राजा उसे बचाने नहीं बल्कि सबूत मिटाने आया था। वो किले को जलाकर सिद्धन और उस बूढ़े प्रधानमंत्री दोनों को खत्म करना चाहता था। सिद्धन का झूठ अब उसकी मौत का सामान बन चुका था। आग की लपटें किले के द्वारों तक पहुंचने लगी। काला धुआं अंदर भरने लगा। वो बूढ़ा प्रधानमंत्री सिद्धन की तरफ देखकर हंसा। उसने कहा, सिद्धन, आज मिट्टी के इस पुतले को आग में तपना ही होगा। या तो तू राख बन जाएगा या फिर तू फौलाद बनकर निकलेगा। अब फैसला तेरा है। सिद्धन ने अपनी तलवार उठाई। इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे, क्योंकि अब उसे मौत से डर नहीं लग रहा था। अब उसे उस धोखे से नफरत हो रही थी जिसने उसे यहां पहुंचाया था।
तभी किले की छत का एक बड़ा सा हिस्सा सिद्धन के ठीक सामने गिर पड़ा। रास्ता बंद हो गया। धुआं इतना घना हो गया कि सिद्धन को कुछ दिखना बंद हो गया। अचानक उस धुएं के बीच से एक और आकृति दिखाई दी। वो वही बूढ़ा अस्त्र रक्षक था जिसने सिद्धन को तलवार दी थी। उसने सिद्धन का हाथ पकड़ा और कहा, जल्दी चलो सिद्धन, एक गुप्त रास्ता है, लेकिन याद रखना, बाहर निकलते ही तुम्हें दुनिया के सामने मरना होगा ताकि तुम सच को जीवित रख सको। भाइयों और बहनों, अब सवाल यह है कि क्या सिद्धन उस आग से बच पाएगा, और अगर बच भी गया तो वो अपनी पहचान कैसे बचाएगा? राजा की इस गंदी साजिश का अंत क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, वो अस्त्र रक्षक और ये पुराना प्रधानमंत्री, क्या ये दोनों एक ही खेल के खिलाड़ी हैं? खतरा अब चरम पर है। आग की लपटें सिद्धन के कपड़ों को छूने लगी हैं। किले के अंदर धुआं इतना घना हो गया था कि सिद्धन को अपनी ही हथेली दिखाई नहीं दे रही थी। आग की चटचट करती आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे कोई राक्षस अट्टहास कर रहा हो। सिद्धन जमीन पर पड़ा खांस रहा था, उसकी आंखें जल रही थी। अब यहाँ गौर कीजिए, सिद्धन को अपनी मौत से ज्यादा एक बात का पछतावा हो रहा था। वो सोच रहा था, मैंने पूरी जिंदगी मिट्टी के बर्तन बनाए, पर मेरा अपना चरित्र मिट्टी से भी कच्चा निकला। मैं एक झूठ को बचाने के लिए यहाँ तक आ गया। उसे अपनी पत्नी गोमती और बच्चों का चेहरा याद आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपने परिवार को अनाथ छोड़कर जा रहा है। तभी उस काले धुएं के बीच से एक हाथ बढ़ा और उसने सिद्धन का कंधा मजबूती से पकड़ लिया। वो वही बूढ़ा अस्त्र रक्षक था। वो बूढ़ा चिल्लाया, सिद्धन उठो, ये समय रोने का नहीं, लड़ने का है। अगर आज तुम यहाँ मर गए तो राजा का झूठ जीत जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि एक अपराधी इस राज्य पर राज करता रहे? सिद्धन लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उस बूढ़े ने एक भारी पत्थर को खिसकाया। पत्थर के पीछे एक तंग और अंधेरी सुरंग थी। आप सोच रहे होंगे कि ये सुरंग कहाँ जाती थी। भाइयों, ये सुरंग उस किले के सबसे गहरे तहखाने में जाती थी जहां सदियों से कोई नहीं गया था। सिद्धन, वो बूढ़ा प्रधानमंत्री और वो अस्त्र रक्षक तीनों उस सुरंग में घुस गए। जैसे ही वे अंदर गए, ऊपर से किले की छत भरभरा कर गिर पड़ी। बाहर खड़े राजा चंद्रसेन ने जब छत गिरते देखी तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने अपने सैनिकों से कहा, देखो, हमारा महान सेनापति अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान हो गया। अब कोई सबूत नहीं बचा, अब कोई गवाह नहीं बचा। राजा ने वहां खड़े खड़े ही ढोंग करना शुरू कर दिया। वो अपनी आंखों में बनावटी आंसू लाकर बोला, हाय, मेरा वीर सेनापति चला गया। आज से पूरा राज्य शोक मनाएगा। लेकिन भाइयों, यही राजा से सबसे बड़ी चूक हो गई। उसने आग तो देखी, पर आग के नीचे दबी उस चिंगारी को नहीं देखा जो अब मशाल बनने वाली थी। सुरंग के अंदर बहुत अंधेरा था, दीवारें गीली थीं और वहां से टपकते पानी की आवाज गूंज रही थी। सिद्धन चुपचाप चल रहा था। तभी वो बूढ़ा प्रधानमंत्री रुका और उसने एक मशाल जलाई। प्रधानमंत्री बोला, सिद्धन, तुम सोच रहे होगे कि राजा ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। राजा चंद्रसेन को पता चल गया था कि तुम कोई महाबली नहीं हो, लेकिन उसे डर था कि अगर तुम कभी पकड़े गए तो प्रजा का राजा पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए उसने तुम्हें शहीद बनाना ज्यादा बेहतर समझा। सिद्धन की मुट्ठियां भिंच गईं। उसका गुस्सा अब उसके डर से बड़ा हो रहा था। उसने पूछा, अब हम क्या करेंगे, हम बाहर कैसे निकलेंगे? बूढ़ा अस्त्र रक्षक बोला, सिद्धन, अब तुम मर चुके हो, कम से कम दुनिया की नजर में, और एक मरे हुए आदमी से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता, क्योंकि उसे खोने का डर नहीं होता। वे सुरंग से बाहर निकले। वो रास्ता किले से बहुत दूर नदी के किनारे एक घनी झाड़ी में खुलता था। रात का सन्नाटा था। सिद्धन ने पीछे मुड़कर देखा। पहाड़ी पर वो किला अब भी धधक रहा था। उसकी राख हवा में उड़ रही थी। सिद्धन अब वो कुम्हार नहीं रहा था। आग ने उसके शरीर को तो नहीं जलाया, पर उसके अंदर के डर को जलाकर राख कर दिया था। प्रधानमंत्री ने सिद्धन के हाथ में एक पुराना तांबे का पत्र दिया। उसने कहा, सिद्धन, इस पत्र पर राजा चंद्रसेन के पिता के असली गुनाह लिखे हैं। इसमें लिखा है कि कैसे उन्होंने असली उत्तराधिकारी को जहर देकर मारा था। यह सबूत अगर प्रजा के सामने आ गया तो राजा को सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। सिद्धन ने वो पत्र लिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो बोला, मैं ये पत्र राजा के सामने ले जाऊंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मिट्टी का बर्तन जब पक जाता है तो वो चोट सहना सीख जाता है। लेकिन भाइयों, कहानी इतनी आसान नहीं थी। राजा चंद्रसेन बहुत चालाक था। उसने महल पहुंचते ही सबसे पहला काम क्या किया? उसने सिद्धन की पत्नी गोमती और उसके बच्चों को राजकीय अतिथि के नाम पर महल के एक तहखाने में कैद कर लिया। उसने ढोंग किया कि वो शहीद सेनापति के परिवार की रक्षा कर रहा है, पर असल में वे उसके बंधक थे। अक्सर सत्ता के लालची लोग निर्दोषों को ढाल बनाते हैं। राजा भी वही कर रहा था। सिद्धन जब गुप्त रास्ते से अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कुटिया सूनी पड़ी है। पड़ोसियों ने बताया कि सैनिकों ने गोमती और बच्चों को महल ले लिया है। सिद्धन का कलेजा फटने लगा। वो चिल्लाना चाहता था, पर उसे पता था कि अगर वो सामने आया तो राजा उसे तुरंत मार डालेगा और दुनिया को कभी सच पता नहीं चलेगा। वो बूढ़ा अस्त्र रक्षक सिद्धन के पास आया और बोला, सिद्धन, अब तुम्हें एक रूप बदलना होगा। तुम्हें महल में घुसना होगा, पर सेनापति बनकर नहीं, बल्कि एक परछाई बनकर।
सिद्धन ने अपने चेहरे पर कालिख मली। उसने अपने सेनापति वाले वस्त्र त्याग दिए और वही पुराने फटे पुराने कुम्हार वाले कपड़े पहन लिए। उसने एक टोकरी उठाई और उसमें कुछ मिट्टी के बर्तन रखे। आप सोच रहे होंगे कि क्या वो महल में घुस पाएगा? भाइयों, महल में शोक का माहौल था। जगह जगह सिद्धन की वीरता के किस्से सुनाए जा रहे थे। राजा ने घोषणा की थी कि अगले दिन सिद्धन की याद में एक बहुत बड़ा यज्ञ होगा। उस यज्ञ के लिए बहुत सारे मिट्टी के दियों और पात्रों की जरूरत थी। सिद्धन के इसी का फायदा उठाया वो कुम्हारों के उस झुंड में शामिल हो गया जो महल में दिए पहुंचाने जा रहे थे। पहरेदारों ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि उसके चेहरे पर धूल और कालिख थी और उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था जो पहले हुआ करता था। वो महल के अंदर पहुंचा। उसने देखा कि महल को सफेद कपड़ों से सजाया गया है। हर तरफ दिखावे का शौक था। राजा चंद्रसेन ऊंचे आसन पर बैठा मंत्रियों से बातें कर रहा था। सिद्धन ने देखा कि कोने में वही विक्रम सिंह खड़ा था जिसकी तलवार सिद्धन ने तोड़ी थी। विक्रम सिंह की आंखों में शक था। वो बार बार सैनिकों से कुछ पूछ रहा था। सिद्धन बर्तनों की टोकरी लेकर उस तरफ बढ़ा जहां रसोइया और भंडार गृह था। उसे पता लगाना था कि गोमती और बच्चे कहाँ हैं। तभी उसने 2 सैनिकों को बात करते सुना। एक सैनिक कह रहा था, बेचारी सेनापति की पत्नी, उसे क्या पता कि उसका पति तो राजा की साजिश की बलि चढ़ गया। अब राजा उसे और बच्चों को जहर देने की योजना बना रहा है ताकि कोई भी सबूत न बचे। दूसरा सैनिक बोला, चुप रह, दीवार के भी कान होते हैं। बस कल के यज्ञ का इंतजार कर। जैसे ही यज्ञ समाप्त होगा उनका अंत भी हो जाएगा। भाइयों, सिद्धन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कल का सूरज गोमती और उसके बच्चों के लिए आखिरी सूरज होने वाला था। सिद्धन का हाथ कांपने लगा। एक बर्तन उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। टन की आवाज हुई। विक्रम सिंह जो पास ही खड़ा था उस आवाज से चौकन्ना हो गया। उसने अपनी नजर घुमाई और उसकी नजर उस मैले कुचैले कुम्हार पर पड़ी। विक्रम सिंह ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा और सिद्धन की तरफ बढ़ने लगा। उसे उस कुम्हार की आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो उसे जाना पहचाना लगा। सिद्धन ने अपना सिर झुका लिया। वो तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन विक्रम सिंह ने उसे पुकारा, रुको, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी यहां नहीं देखा। सिद्धन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर वो पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा। न सच बाहर आएगा, न उसका परिवार बचेगा। विक्रम सिंह ने सिद्धन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसने धीरे से कहा, तुम जो भी हो पर एक मामूली कुम्हार तो नहीं हो। तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो केवल मौत को करीब से देखने वाले की आंखों में होती है। सिद्धन का कलेजा धड़क रहा था, पर अब उसमें वो पुराना डर नहीं था। उसने अपनी नजरें नहीं झुकाई। अब यहां ध्यान दीजिए सिद्धन ने क्या किया। सिद्धन ने धीरे से अपना चेहरा विक्रम सिंह के कान के पास किया। उसने फुसफुसा कर कहा, विक्रम सिंह, तुम एक योद्धा हो। क्या तुम्हारी तलवार केवल निर्दोषों का खून बहाने के लिए है या फिर उस राजा की रक्षा के लिए जिसने अपनी ही प्रजा के रक्षक को आग में झोंक दिया? विक्रम सिंह चौंक गया। उसने हाथ ढीला कर दिया। उसने पहचान लिया, ये वही मृत सेनापति सिद्धन था। पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो आदमी कल तक तलवार से डरता था, आज उसकी आवाज में इतनी गूंज कहां से आई। विक्रम सिंह ने धीमी आवाज में पूछा, तुम जीवित कैसे बचे और यहां क्यों आए हो? अगर राजा ने देख लिया तो तुम और तुम्हारा परिवार एक पल भी नहीं बचोगे। सिद्धन ने जवाब दिया, मैं अपने परिवार के लिए ही यहां आया हूं और उस सच के लिए जिसे राजा ने राख के नीचे दबाने की कोशिश की। विक्रम सिंह, क्या तुम सच का साथ दोगे? भाइयों और बहनों, यहां पर एक बहुत बड़ी बात होने वाली थी। विक्रम सिंह खुद राजा की हरकतों से दुखी था। वो एक ईमानदार सैनिक था। उसने सिद्धन की आंखों में देखा और उसे लगा कि असली वीरता मिट्टी के बर्तनों में नहीं बल्कि इस आदमी के साहस में है। विक्रम सिंह ने कहा, सिद्धन, कल सुबह का यज्ञ राजा का आखिरी खेल होगा। उसने गोमती और बच्चों के भोजन में कालकूट जहर मिलाने का आदेश दिया है। जैसे ही यज्ञ की अंतिम आहुति होगी तुम्हारा परिवार खत्म हो जाएगा। तुम्हें जल्दी करनी होगी। सिद्धन के आंखों में खून उतर आया। गुस्सा ऐसा था कि वो वहीं राजा का गला घोंट देता, पर उसे पता था कि राजा के पास हजारों सैनिक हैं। उसे दिमाग से काम लेना था। आप सोच रहे होंगे कि सिद्धन अकेला क्या कर पाएगा। यहीं पर उस पुराने प्रधानमंत्री और अस्त्र रक्षक की सीख काम आई। सिद्धन ने विक्रम सिंह से एक मदद मांगी। उसने कहा, विक्रम, मुझे तहखाने का रास्ता दिखाओ और कल सुबह जब राजा यज्ञ के लिए बैठे तो तुम प्रजा को सच बताने के लिए तैयार रहना। रात का अंधेरा गहरा था। विक्रम सिंह ने पहरेदारों को हटा दिया। सिद्धन चुपचाप तहखाने की ओर बढ़ा। वहां का नजारा देखकर सिद्धन का दिल रो पड़ा। एक सीलन भरे कमरे में गोमती बैठी थी। उसके बच्चे उसकी गोद में सो रहे थे। उनके चेहरे सूख गए थे। सिद्धन ने धीरे से पुकारा, गोमती। गोमती चौंक गई। उसे लगा कि वो सपना देख रही है। जब उसने सिद्धन को छुआ तो उसके आंसू फूट पड़े। सिद्धन ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, चुप रहो गोमती,
शोर मत करो, मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। लेकिन भाइयों, यहां सबसे बड़ी रुकावट खड़ी हो गई। तहखाने का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था और उसकी चाबी केवल राजा के खास सेवक के पास थी। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि राजा ने आदेश दिया था कि अगर कोई भी तहखाने के पास दिखे तो उसे तुरंत मार दिया जाए। सिद्धन ने गोमती से कहा, तुम डरो मत, कल जब राजा यज्ञ के लिए बैठेगा तो पूरे राज्य की नजर उस पर होगी। उसी समय हमें बाहर निकलना होगा। अगली सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही राजमहल के आंगन में यज्ञ शुरू हुआ। चारों तरफ मंत्रों की गूंज थी। राजा चंद्रसेन रेशमी वस्त्र पहनकर बैठा था। उसके चेहरे पर शांति थी, पर दिल में शैतान। वो सोच रहा था कि आज सिद्धन का नाम और निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, राजा की सबसे बड़ी चाल क्या थी। राजा ने प्रजा को बुलाया था ताकि सब देखें कि वो अपने शहीद सेनापति के परिवार को कितना प्यार करता है। उसने सोने की थालियों में भोजन मंगवाया, वही भोजन जिसमें जहर मिला हुआ था। राजा ने जोर से कहा, हे प्रजाजनों, हमारे वीर सिद्धन की आत्मा की शांति के लिए आज मैं उनके परिवार को अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। ये मेरा उनके प्रति सम्मान है। पूरी प्रजा तालियां बजाने लगी। सबको लग रहा था कि राजा कितना दयालु है। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। एक कुम्हार फटे पुराने कपड़ों में भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसके पीछे विक्रम सिंह और कुछ वफादार सैनिक थे। वो कुम्हार चिल्लाया, रुको महाराज, ये भोजन सम्मान नहीं बल्कि हत्या का सामान है। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा कि वो कुम्हार कोई और नहीं बल्कि सिद्धन था। पूरी भीड़ सन्न रह गई। लोग चिल्लाने लगे, ये तो सिद्धन है, ये जीवित कैसे है। सिद्धन ने हाथ में वो तांबे का पत्र लहराया। उसने चिल्लाकर कहा, महाराज, आपने मुझे आग में जलाया ताकि आपका पाप छिप सके, पर सत्य कभी नहीं जलता। इस पत्र में आपके पिता का और आपका काला सच लिखा है। राजा बौखला गया। वो चिल्लाया, पकड़ लो इस पाखंडी को, ये सिद्धन नहीं कोई बहरूपिया है, इसे अभी मार डालो। सैनिक आगे बढ़े, पर विक्रम सिंह ने अपनी तलवार निकाल ली। विक्रम सिंह गरजा, खबरदार, जो भी आगे बढ़ा उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ये सचमुच हमारे सेनापति सिद्धन हैं और राजा ने इनके साथ गद्दारी की है। भाइयों और बहनों, यहां स्थिति बहुत भयानक हो गई थी। एक तरफ राजा के वफादार सैनिक थे और दूसरी तरफ विक्रम सिंह के साथ वो सैनिक जो सच जान चुके थे। प्रजा के बीच भगदड़ मच गई। सिद्धन ने वो थाली उठाई जिसमें जहर मिला भोजन था। उसने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा, महाराज, अगर ये भोजन पवित्र है तो पहले आप इसे चखिए। अपनी प्रजा के सामने ये साबित कीजिए कि आप निर्दोष हैं। राजा का हाथ कांपने लगा। वो पीछे हटने लगा। प्रजा समझ गई कि कुछ तो काला है। लोग चिल्लाने लगे, महाराज, भोजन खाइए, सच साबित कीजिए। राजा ने अपनी तलवार निकाली और पागलों की तरह हंसने लगा। उसने कहा, हाँ, मैंने किया ये सब। मैं राजा हूं और मेरी मर्जी ही कानून है। इस मामूली कुम्हार की हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की। यही राजा ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने अपना जुर्म सबके सामने मान लिया। राजा ने सिद्धन पर हमला करने के लिए तलवार उठाई। सिद्धन ने हत्था था, पर भाइयों, इस बार सिद्धन भागा नहीं। उसने वही किया जो एक कुम्हार करता है। उसने पास पड़ा एक भारी मिट्टी का कलश उठाया और पूरी ताकत से राजा की ओर फेंका। कलश राजा के सिर पर लगा और वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसी समय प्रजा ने महल पर धावा बोल दिया। राजा के वफादार सैनिक डरकर भाग खड़े हुए, लेकिन असली खतरा अभी टला नहीं था। महल के ऊंचे बुर्ज पर शत्रुपुर के राजा का वो गुप्तचर खड़ा था जिसने आग लगवाई थी। उसने देखा कि राजा चंद्रसेन हार रहा है। उसने एक जहरीला तीर निकाला और सिद्धन की ओर निशाना साधा। पार्ट 12। वो जहरीला तीर सिद्धन को लगने ही वाला था, लेकिन तभी नियति ने अपना खेल दिखाया। सिद्धन अपनी पत्नी गोमती और बच्चों की ओर दौड़ रहा था। जैसे ही तीर उसके करीब पहुंचा, सिद्धन का पैर उसी मिट्टी के कलश के टुकड़ों पर पड़ा जो उसने राजा पर फेंका था। सिद्धन अचानक लड़खड़ा कर नीचे झुक गया। वो तीर सिद्धन के सिर के ऊपर से निकलता हुआ सीधे उस स्तंभ में जा धंसा जिसके पीछे राजा चंद्रसेन खड़ा होकर संभलने की कोशिश कर रहा था। वो गुप्तचर तो सिद्धन को मारना चाहता था, लेकिन उसने अनजाने में अपने ही साथी राजा को घायल कर दिया। राजा दर्द से कराह उठा। जहर अपना काम करने लगा था। राजा का शरीर नीला पड़ने लगा। गुप्तचर ने जब देखा कि उसका निशाना चूक गया और राजा ही घायल हो गया तो वो भागने लगा, लेकिन हमारे वीर योद्धा विक्रम सिंह की नजर उस पर पड़ चुकी थी।
विक्रम सिंह ने अपनी म्यान से एक छोटी छुरी निकाली और बिजली की गति से उस गुप्तचर की ओर फेंकी। छुरी गुप्तचर के पैर में लगी और वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। सैनिकों ने उसे तुरंत दबोच लिया, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। प्रजा चिल्ला रही थी, गद्दार राजा को दंड दो, सिद्धन महाबली को राजा बनाओ। तभी भीड़ को चीरते हुए वो बूढ़ा प्रधानमंत्री और वो अस्त्र रक्षक सामने आए। उनके साथ वो रक्त पशु यानी वो बाघ भी था, जिसे सैनिकों ने फिर से जंजीरों में बांध लिया था। लेकिन इस बार बाघ शांत था, जैसे वो भी इस न्याय का गवाह बनने आया हो। बूढ़े प्रधानमंत्री ने ऊंचे स्वर में कहा, प्रजाजनों शांत हो जाइए। आज इस राज्य की मिट्टी ने अपना कर्ज चुकाया है। राजा चंद्रसेन ने न केवल अपने पिता के पद का दुरुपयोग किया, बल्कि इस मासूम कुम्हार को भी अपनी साजिश का हिस्सा बनाया। सिद्धन धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और गोमती का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था। लेकिन यहाँ एक चेतावनी पर गौर कीजिए। ये जीत सिद्धन की वीरता की नहीं, बल्कि उसके सच बोलने के साहस की थी। राजा चंद्रसेन जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। जहर उसके शरीर में फैल रहा था। उसने कांपते हुए सिद्धन की तरफ हाथ फैलाया और बोला, मुझे बचा लो सिद्धन, तुम तो दयालु हो, मुझे क्षमा कर दो। सिद्धन राजा के पास गया। उसने राजा की आंखों में देखा। सिद्धन बोला, महाराज, मिट्टी का बर्तन जब कच्चा होता है तो उसे जैसा चाहो वैसा मोड़ सकते हो। आपने मुझे अपने झूठ के सांचे में ढालने की कोशिश की, लेकिन आग में तपकर मिट्टी पक्की हो जाती है। आपने मुझे उस शापित किले की आग में झोंका, जहां मेरा सारा झूठ जल गया और केवल सत्य बच गया। मैं आपको क्षमा करने वाला कोई नहीं होता। आपको आपकी करनी की सजा मिल चुकी है। तभी राजवैद्य को बुलाया गया। उन्होंने राजा को जहर का काट तो दिया, लेकिन राजा का एक हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। वो अब कभी तलवार नहीं उठा सकता था। अब असली सवाल ये था कि राज्य का क्या होगा। भीड़ चिल्लाने लगी, सिद्धन हमारा राजा होगा, जिसने बाघ को जीता, जिसने दुश्मन की सेना को भगाया और जिसने साक्षात काल को मात दी, वही हमारा राजा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सिद्धन के सिर पर राजमुकुट रखने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा, सिद्धन, तुम इस राज्य के सबसे योग्य व्यक्ति हो। तुमने साबित किया है कि पद से नहीं, बल्कि कर्म से इंसान महान होता है। स्वीकार करो ये सिंहासन। सिद्धन ने अपना सिर झुकाया और राजमुकुट को छूने से मना कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे, भला कौन ऐसा मूर्ख होगा जो राजपाट ठुकरा देगा। सिद्धन बोला, क्षमा करें प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं राजा नहीं बन सकता। मैं एक कुम्हार हूं और कुम्हार ही रहना चाहता हूं। प्रजा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्यों? आप इतने बहादुर हैं, आप क्यों नहीं राजा बनना चाहते? सिद्धन ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी और बच्चों की तरफ देखा। उसने कहा, भाइयों, मैंने इस राजसी सुख और वीरता के ढोंग में अपनी रातों की नींद खो दी थी। जब तक मैं सेनापति रहा, मैं हर पल मौत के डर में जिया। मैंने झूठ बोला और उस झूठ ने मुझे लगभग मार ही डाला था। मुझे समझ आ गया है कि असली सुख महलों में नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की रोटी में है। मुझे अपनी वही मिट्टी की सौंधी खुशबू पसंद है। मुझे अपने वही पुराने चाक की आवाज पसंद है। सिद्धन ने प्रधानमंत्री से विनती की, इस राज्य को एक सच्चे उत्तराधिकारी की जरूरत है। आप योग्य हैं, आप इस राज्य को संभालें। विक्रम सिंह जैसे योद्धा आपकी रक्षा करेंगे। मुझे बस वापस मेरे गांव जाने की अनुमति दें। आप सोच रहे होंगे कि सिद्धन ने इतनी बड़ी संपत्ति क्यों छोड़ दी। वजह यह थी कि सिद्धन जान गया था कि शांति सोने के मुकुट में नहीं, बल्कि साफ मन में होती है। प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सिद्धन, तुम्हारी महानता का कोई अंत नहीं है। तुमने सिंहासन ठुकराकर यह साबित कर दिया कि तुम दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हो। ठीक है, हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हैं। राजा चंद्रसेन को राजमहल से निकाल दिया गया और उन्हें एक साधारण सेवक की तरह रहने का आदेश दिया गया, ताकि वे अपनी प्रजा का दुख समझ सकें। शत्रुपुर के राजा के साथ संधि हुई और उसे चेतावनी दी गई कि अगर फिर कभी हमला किया तो इस बार पूरा राज्य एक होकर लड़ेगा। सिद्धन अपने परिवार के साथ वापस कल्पग्राम लौटा। लेकिन रुकिए, कहानी का अंत यहाँ नहीं है। एक बात अभी भी बाकी थी, वो बाघ। जब सिद्धन अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वो रक्त पशु यानी वो बाघ अब भी राजा के सैनिकों द्वारा उसके आंगन में लाया गया है। सैनिक उसे वापस जंगल छोड़ने जा रहे थे। सिद्धन ने बाघ के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा। इस बार उसके हाथ नहीं कांप रहे थे और वो खूंखार जानवर, उसने बिल्ली की तरह अपना सिर सिद्धन के पैरों में रगड़ दिया। सिद्धन ने मुस्कुराकर कहा, जाओ भाई, अब तुम भी आजाद हो और मैं भी। सैनिकों ने बाघ को जंगल में छोड़ दिया। कहते हैं कि उसके बाद उस बाघ ने कभी किसी गांव वाले पर हमला नहीं किया। लोग कहते थे कि उस बाघ ने भी सिद्धन से दया का पाठ सीख लिया था। सिद्धन फिर से अपनी कुटिया में रहने लगा। उसने अपना पुराना चाक निकाला,
अब वो पहले से भी सुंदर बर्तन बनाने लगा। उसके बर्तनों की ख्याति पूरे देश में फैल गई। लोग दूर दूर से वीर कुम्हार के हाथ के बने बर्तन खरीदने आते थे। सिद्धन अब एक सुखी आदमी था। शाम को वो नीम के पेड़ के नीचे बैठता, गोमती उसे चाय देती और बच्चे उसके आसपास खेलते। उसके पास सोने की मोहरें नहीं थीं, पर उसके पास वो चैन की नींद थी जो राजाओं को भी नसीब नहीं होती। राजमहल में अब प्रधानमंत्री शासन करते थे और विक्रम सिंह सेनापति बने। उन्होंने सिद्धन के घर के पास एक छोटा सा स्मृति स्तंभ बनवाया जिस पर लिखा था सत्य की विजय। सिद्धन के बच्चे बड़े हुए, उन्होंने भी वही शिल्पकारी सीखी। सिद्धन ने उन्हें सिखाया कि मिट्टी से जब भी कुछ बनाओ तो उसमें अपना सच डालना, क्योंकि मिट्टी तो टूट सकती है पर सच हमेशा अमर रहता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।